लेकिन अगर कोर्ट उसको बाद में परमिशन देती है तो फिर विद परमिशन ऑफ द कोर्ट वो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ खदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्ज़ाम्स। इस लेक्चर में हम लोग आर्डर 7 को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने लॉ गेट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम लोगों ने सीपीसी का सब्जेक्ट स्टार्ट किया था। सीपीसी का जो लॉ गेट का सिलेबस है उसमें हम लोग सेक्शंस कवर कर चुके हैं और आर्डर 1 आर्डर 6 जो है वो भी कवर कर चुके हैं। और बहुत ही इजी वे में मैंने इन सेक्शंस को, इन आर्डर्स को एक्सप्लेन की है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उन लेक्चर्स को ज़रूर देखें। आर्डर 7 जो कि प्लेंट से डील करता है। कोई भी जब सूट फाइल किया जाता है तो वो प्लेंट के थ्रू कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। तो इसके रूल 1 में बताया गया है कि जब आप लोग प्लेंट ड्राफ्ट करेंगे तो प्लेंट में आप लोग क्या क्या चीज़ें मेंशन करेंगे, एक प्लेंट के जो कंटेंट्स होंगे वो क्या होंगे। तो रूल 1 में कह रहे हैं कि जब आप लोग प्लेंट फाइल करेंगे तो सबसे ऊपर कोर्ट का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद प्लेंटिफ का नाम लिखा जाता है, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, उसका एड्रेस लिखा जाता है। उसके बाद इसी तरह डिफेंडेंट का नाम आ जाता है, उसकी वल्दियत आ जाती है और उसका पूरा एड्रेस आ जाता है उस पर। उसके बाद अगर एक प्लेंटिफ या डिफेंडेंट माइनर है या अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो वहाँ पे उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन सूट फाइल करता है या कोई और जो है वो डिफेंड करता है उस सूट को। तो अगर माइनर है या अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो इस हवाले से भी वो एक क्लाज लिखी जाती है। उसके बाद काज ऑफ एक्शन के फैक्ट्स लिखे जाते हैं कि किस तरीके से काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, वो कंसाइज फॉर्म में वो फैक्ट्स लिखे जाते हैं। उसके बाद कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के हवाले से लिखा जाता है प्लेंट में कि जिस कोर्ट में ये सूट फाइल किया जा रहा है उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है इस सूट को ट्राई करने की। उसके बाद प्लेंट में लिखा जाता है जो भी प्लेंटिफ रिलीफ क्लेम कर रहा है वो लिखा जाएगा। उसके बाद लास्ट पे हम लोगों ने प्लेंट में मेंशन करना होता है कोर्ट फ़ी के बारे में कि जो भी कोर्ट फ़ी बनती थी इस प्लेंट पे, इस सूट पे, वो हम लोगों ने पे कर दी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने प्लेंट में मेंशन करनी है। ये जो आर्डर 7 रूल 1 है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो आप लोगों ने ये सारे जो मेन इसके पॉइंट है वो याद रखने हैं कि कोर्ट का नाम आता है, पार्टीज़ का नाम, उनकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, काज ऑफ एक्शन, जुरिस्डिक्शन और कोर्ट फ़ी। उसके बाद अगर कोई माइनर प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है तो उस हवाले से हम लोगों ने वो स्टेटमेंट लिखनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जो रूल 2 है इसका वो मनी सूट से रिलेटेड है कि अगर प्लेंटिफ जो है वो सूट फाइल करता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट रिकवरी ऑफ मनी का तो उसने वो अमाउंट मेंशन करनी होती है जो उसने डिफेंडेंट से लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्लेंटिफ है जो डिफेंडेंट है सॉरी, उसने अगर 50,000 देना है प्लेंटिफ का और प्लेंटिफ अगर सूट फाइल कर रहा है तो उसने वो 50,000 मेंशन करना है अपनी प्लेंट में स्पेसिफिकली कि डिफेंडेंट ने 50,000 मेरा देना है। उसके बाद इस रूल 2 के क्लास 2 में कह रहे हैं कि अगर जो प्लेंटिफ है सॉरी वो मेंस प्रॉफिट का अगर सूट फाइल करता है या फिर अगर कोई ऐसी अमाउंट है जो कि डिफेंडेंट की तरफ ड्यू है लेकिन वो अनसेटल्ड अमाउंट है, वो फिक्स अमाउंट नहीं है, तो फिर यहाँ पे जो प्लेंटिफ है वो अंदाजे से एक अमाउंट मेंशन कर देगा अपनी प्लेंट में कि अप्रॉक्सीमेटली डिफेंडेंट ने इतने पैसे पे करने हैं मुझे। उसके बाद जो रूल 3 है उसमें कह रहे हैं कि अगर जो सब्जेक्ट मैटर है जिससे रिलेटेड आप सूट फाइल कर रहे हैं, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट फाइल कर रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट मैटर है तो वहाँ पे आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की सारी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे अपनी प्लेंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है आप लोग लिखते हैं कि इसकी इसके इस प्रॉपर्टी के राइट साइड पे क्या चीज़ है, लेफ़्ट पे क्या है, उसके बाद इसकी बैक साइड पे क्या है, फ्रंट पे क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ्रंट पे कोई स्ट्रीट वगैरह है तो वो आप लोग लिखेंगे। उसके बाद राइट साइड पे कोई मार्केट वगैरह है तो वो लिखेंगे। इसी तरीके से बैक साइड पे अगर कोई घर वगैरह है तो इस तरीके से वो सारी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। इसी तरह उस प्रॉपर्टी का जो रेवेन्यू में रिकॉर्ड है, जो हसरा नंबर है उसका, उसके बाद खेवट नंबर है, हतूनी नंबर है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग मेंशन करते हैं प्लेंट में। उसके बाद रूल 4 जो कि रिप्रेजेंटेटिव करैक्टर के सूट्स की बात करता है, जहाँ पे एक पर्सन बाकी सब के बिहाफ पे एक सूट फाइल करता है।
तो रूल 4 में कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन बाकी सब के बिहाफ पे सूट फाइल कर रहा है तो वो प्लेंट में मेंशन करेगा कि उसका अपना क्या इंटरेस्ट है इस सूट में। उसके साथ साथ वो सूट फाइल करने के लिए उसने जो भी नेसेसरी स्टेप्स लिए हैं वो सारे स्टेप्स भी मेंशन करेगा अपनी प्लेंट में। उसके बाद रूल 5 डिफेंडेंट की लाइबिलिटी के बारे में बात करता है कि जब प्लेंटिफ एक प्लेंट फाइल करता है तो उसने अपनी प्लेंट में मेंशन करना होता है कि जिस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड वो प्लेंट फाइल कर रहा है उस सब्जेक्ट मैटर में डिफेंडेंट का क्या इंटरेस्ट है और डिफेंडेंट की क्या लाइबिलिटी बनती है उस सब्जेक्ट मैटर में, किस हद तक डिफेंडेंट लाइबल है। तो ये सारी चीज़ें उसने मेंशन करनी है ताकि जब डिफेंडेंट कोर्ट में आए तो वो आके इन चीज़ों का आंसर कर सके। उसके बाद रूल 6 में कह रहे हैं कि अगर कोई प्लेंटिफ लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने के बाद सूट फाइल करता है, वैसे तो जो जनरल रूल है वो ये है कि लिमिटेशन पीरियड के एक्सपायर होने से पहले पहले आपने कोई सूट फाइल करना है। अगर आप बाद में सूट फाइल करेंगे तो वो बार्ड बाय लॉ होगा और आपका सूट जो है वो डिसमिस कर दिया जाएगा। लेकिन रूल 6 में कह रहे हैं कि अगर कोई प्लेंटिफ ये लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने के बाद सूट फाइल करता है तो वहाँ पे वो ग्राउंड्स मेंशन करेगा कि किन ग्राउंड्स की बेस पे उसके अगेंस्ट लिमिटेशन पीरियड को काउंट ना किया जाए और कोर्ट उसके सूट को एडमिट कर ले। तो प्लेंटिफ ने ग्राउंड्स मेंशन करनी होती हैं कि क्यों उसे लिमिटेशन पीरियड से एग्जेम्प्ट किया जाए। उसके बाद रूल 7 जो कि रिलीफ की बात करता है। प्लेंटिफ जब कोई भी रिलीफ क्लेम कर रहा है कोर्ट से तो उसने स्पेसिफिकली उस रिलीफ को अपनी प्लेंट में मेंशन करना होता है और वो ये भी मेंशन कर सकता है कि जो वो रिलीफ कोर्ट से मांग रहा है अगर वो रिलीफ कोर्ट उसे अवार्ड नहीं कर सकती तो उस रिलीफ के जो अल्टरनेटिव रिलीफ है वो कोर्ट उसको अवार्ड कर दे। फॉर एग्जांपल अगर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करता है और कोर्ट अपनी प्लेंट में वो ये मेंशन कर सकता है कि अगर कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसे अवार्ड नहीं कर सकती तो फिर यहाँ पे कोर्ट कंपनसेशन का आर्डर पास कर दे। कोर्ट आर्डर पास करे डिफेंडेंट को कि इतनी कंपनसेशन पे करो प्लेंटिफ को। उसके बाद इस रूल में कह रहे हैं कि वो कोई ऐसा रिलीफ नहीं क्लेम कर सकता, मतलब अपनी प्लेंट में कोई ऐसा रिलीफ नहीं लिख सकता जो जनरली अगर वो क्लेम ना भी करे तो कोर्ट ने उसे अवार्ड करना ही करना है। तो ये रूल 7 में बताया गया है। उसके बाद रूल 8 जो कि सेवरल रिलीफ से रिलेटेड है। इस रूल में बताया गया कि अगर प्लेंटिफ का एक ही केस में एक से ज़्यादा रिलीफ है उसके, वो कोर्ट से सेवरल रिलीफ क्लेम कर रहा है तो फिर वहाँ पे वो हर रिलीफ को सेपरेटली मेंशन करेगा अपनी प्लेंट में। उसके बाद रूल 9 में प्रोसीजर बताया गया है कि जब प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करेगा तो जितने भी डिफेंडेंट्स होंगे उन सारे डिफेंडेंट्स के हिसाब से प्लेंट की जो कापीज़ हैं वो अटैच करेगा प्लेंट के साथ। उसके बाद 2 एक्स्ट्रा कापीज़ भी साथ लगाएगा प्लेंट के और जिन डॉक्यूमेंट्स पे वो रिलाई कर रहा है जो उसकी पोजेशन में है उन डॉक्यूमेंट्स की कापीज़ भी साथ अटैच करेगा। उसके बाद आगे जो इसका क्लास 2 क्लास 3 और 4 है ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है इस रूल 9 में। क्लास 2 में कह रहा है कि अगर एक सूट जो कि रिप्रेजेंटेटिव नेचर का सूट है, फॉर एग्जांपल जो हम लोगों ने पहले देखा है कि एक पर्सन अगर बाकी सब के बिहाफ पे सूट फाइल कर रहा है तो इस सूरत में अगर वो चाहे प्लेंटिफ है या चाहे डिफेंडेंट है वो अपनी प्लेंट में ये मेंशन करेगा, ये स्टेटमेंट लिखेगा कि वो ये सूट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव नेचर का है, वो बाकी सब के बिहाफ पे वो सूट फाइल कर रहा है तो ये कंसाइज फॉर्म में ये स्टेटमेंट भी लिखेगा। उसके बाद क्लास 3 में अमेंडमेंट की बात की गई है कि अगर प्लेंटिफ इस स्टेटमेंट को अमेंड करना चाहता है तो वो कोर्ट की परमिशन के साथ इसको अमेंड भी कर सकता है। उसके बाद क्लास 4 में बताया गया है कि जब आप प्लेंट फाइल करेंगे तो प्लेंट के साथ जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं या जो भी कापीज़ अटैच किए हैं, जो भी लिस्ट होगी डॉक्यूमेंट्स की, उन सारी चीज़ों को कोर्ट का ऑफिसर देखेगा और जो भी स्टेटमेंट जो आपने कंसाइज स्टेटमेंट के बारे में भी बताया गया है पहले हम लोगों ने जो बात की है, तो ये सारी चीज़ें कोर्ट का ऑफिसर देखेगा और अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो कोर्ट का ऑफिसर इस पे साइन कर देगा अपने। उसके बाद जो अगले रूल्स हैं रूल 10 और 11 जो कि रिटर्न ऑफ प्लेंट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट से डील करते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं इस आर्डर 7 के। और इन रूल्स को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। इस पे मैं ऑलरेडी एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, आप लोग CPC की प्लेलिस्ट में जाके तो इस लेक्चर को देख सकते हैं।
उसके बाद रूल 11A जो कि अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। इस रूल में कह रहे हैं कि अगर जो डिफेंडेंट है उसने रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है आर्डर 7 रूल 11 के अंडर, तो वो सेपरेट एप्लीकेशन नहीं फ़ाइल करेगा, बल्कि जब वो अपनी रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में फ़ाइल करेगा तो वो अपनी रिटन स्टेटमेंट के अंदर ही इन ऑब्जेक्शंस को रेज़ करेगा, जो कि आर्डर 7 रूल 11 के अंडर 4 ऑब्जेक्शन आते हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के। रूल 12 जो कि सिंपल सा रूल है, इस रूल में कह रहे हैं कि अगर जो कोर्ट है वो किसी प्लेंट को अगर रिजेक्ट कर देती है तो फिर कोर्ट जो है वो अपनी रीजंस रिकॉर्ड करेगी कि क्यों कोर्ट ने इस प्लेंट को रिजेक्ट किया है। उसके बाद अगला जो रूल है रूल 13, ये भी बहुत ही इजी रूल है। इस रूल में बताया गया है कि अगर प्लेंटिफ की प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है अंडर आर्डर 7 रूल 11, रूल 11 में जो 4 ग्राउंड्स बताई गई हैं उन ग्राउंड्स में से अगर जो फर्स्ट वाली 3 है ए बी और सी, इन तीनों ग्राउंड्स पे अगर किसी की प्लेंट रिजेक्ट होती है तो फिर उसके पास राइट है कि वो दोबारा से उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे फ्रेश सूट फाइल कर सकता है। लेकिन अगर जो डी ग्राउंड है उस पे अगर किसी की प्लेंट रिजेक्ट हुई है तो फिर वहाँ पे प्लेंटिफ के पास कोई राइट नहीं होता कि वो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे दोबारा से फ्रेश सूट फाइल कर सके, क्योंकि जो ग्राउंड डी है रूल 11 की उसमें बताया गया है कि अगर कोई प्लेंट बार्ड बाय लॉ होगी तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगी। तो ज़ाहिर सी बात है अगर किसी प्लेंट को इस वजह से रिजेक्ट किया गया है कि वो बार्ड बाय लॉ है, उसका लिमिटेशन पीरियड ही एक्सपायर हो चुका है, तो फिर अगर प्लेंट रिजेक्ट हुई है तो बाद में उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे आप जो है वो फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते। तो सिर्फ क्लास डी को छोड़ के बाकी जो तीनों क्लासेस हैं क्लास ए बी और सी, उनमें अगर अगर प्लेंट रिजेक्ट हुई है तो फिर वहाँ पे आप फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद रूल 14, इस रूल में कह रहे हैं कि अगर प्लेंटिफ जब सूट फाइल करता है तो वो अगर किसी डॉक्यूमेंट पे रिलाई कर रहा है और वो डॉक्यूमेंट अगर उसकी पोजेशन में है, उसकी पावर में है, तो फिर जब वो प्लेंट फाइल करेगा कोर्ट में तो साथ उस डॉक्यूमेंट को भी कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा। अगर ओरिजिनल उसके पास नहीं है तो उसकी कॉपी पेश करेगा। उसके बाद अगर कोई और ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिन पे वो रिलाई तो कर रहा है लेकिन उसकी पोजेशन में या उसकी पावर में नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स, तो उस सूरत में उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को एक लिस्ट में मेंशन करेगा प्लेंटिफ, और उस लिस्ट को प्लेंट के साथ अटैच करेगा और फिर कोर्ट में वो प्लेंट प्रेजेंट करेगा। उसके बाद रूल 15 में आगे इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि अगर प्लेंटिफ किसी ऐसे डॉक्यूमेंट पे रिलाई कर रहा है जो कि उसकी पोजेशन में नहीं है, जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, तो अगर तो पॉसिबल है तो फिर वो अपनी प्लेंट में मेंशन करेगा, बताएगा कि वो डॉक्यूमेंट किसकी पोजेशन में है। तो ये रूल 15 कह रहा है कि वो अगर तो पॉसिबल है तो फिर वो बताएगा जिस पर्सन की पोजेशन में है उस पर्सन के बारे में अपनी प्लेंट में मेंशन करेगा। उसके बाद रूल 16 जो कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से डील करता है। अगर प्लेंटिफ कोई सूट फाइल कर रहा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, फॉर एग्जांपल अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे प्रॉमिसरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, चेक वगैरह हो गया, तो ये सारे क्या है, ये इनको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो अगर किसी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे अगर प्लेंटिफ सूट फाइल कर रहा है और कोर्ट में आके वो ये चीज़ प्रूव भी कर देता है कि वो इंस्ट्रूमेंट गुम हो गया है, और कोर्ट अगर उससे कोई सिक्योरिटी वगैरह लेती है वो कोर्ट में वो भी जमा करवा देता है, तो उसके बाद उस जो इंस्ट्रूमेंट गुम हो गया हुआ है उसकी बेस पे कोर्ट जो है वो डिक्री पास कर सकती है, और वो डिक्री ऐसे ही समझी जाएगी जैसे कि वो इंस्ट्रूमेंट अगर कोर्ट में पेश किया जाता और उसकी बेस पे कोर्ट डिक्री पास करती। उसके बाद रूल 17, ये भी बहुत इजी रूल है। इस रूल में अकाउंट्स वगैरह के बारे में बात की गई है, या फिर कोई भी अगर शॉप वगैरह है और उस शॉप में जो रजिस्टर होते हैं हिसाब किताब वाले, उन रजिस्टर्स में जो एंट्रीज़ की जाती हैं उनके बारे में बात की गई है कि अगर कोई प्लेंटिफ किसी शॉप बुक की किसी एंट्री पे रिलाई कर रहा है या फिर किसी अकाउंट वगैरह पे रिलाई कर रहा है, और वो शॉप बुक वो रजिस्टर उसकी पोजेशन में है या अकाउंट उसकी अगर पोजेशन में है जब वो सूट फाइल कर रहा है, तो फिर उस टाइम पे वो प्लेंट के साथ उस अकाउंट को, उस एंट्री की कॉपी को भी कोर्ट में प्रेजेंट करेगा। उसके बाद क्लास 2 में कह रहे हैं कि जब प्लेंटिफ ये ओरिजिनल शॉप बुक या अकाउंट वगैरह
कोर्ट में प्रेजेंट करेगा और साथ में एक कॉपी भी प्रेजेंट करेगा। तो कॉपी को ओरिजिनल के साथ कंपेयर किया जाएगा। उसको वेरीफाई करने के बाद जो ओरिजिनल है वो प्लेंटिफ को रिटर्न कर दी जाएगी और जो कॉपी है उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाएगा। उसके बाद रूल 18, ये रूल भी बड़ा इम्पोर्टेंट रूल है। जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि जिस डॉक्यूमेंट पे प्लेंटिफ रिलाई कर रहा है और उसकी पोजेशन में अगर वो, तो उसने कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है। तो इस रूल 8 में बताया गया कि अगर वो प्रोड्यूस नहीं करता उस डॉक्यूमेंट को जो उसकी पोजेशन में है और उस पर वो रिलाई कर रहा है, या फिर अगर जो उसकी पोजेशन में नहीं है डॉक्यूमेंट लेकिन उसने लिस्ट में उसे मेंशन करना था और वो लिस्ट में भी मेंशन नहीं करता और उस लिस्ट को अटैच नहीं करता प्लेन के साथ, फिर बाद में एविडेंस स्टेज पे जाके वो उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस के तौर पे कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोर्ट उसको बाद में परमिशन देती है तो फिर विद परमिशन ऑफ द कोर्ट वो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर सकता है जो उसने पहले नहीं किया या पहले लिस्ट में मेंशन नहीं किया। उसके बाद जो अगला रूल है, रूल 19, ये बड़ा ही ईजी और बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। इस रूल में बताया गया कि जब आप प्लेन फाइल करेंगे या कोई भी पिटीशन फाइल करेंगे तो आपने डिफेंडेंट का जो एड्रेस है वो मेंशन करना होता है ताकि उस एड्रेस पे उसे समन्स या फिर नोटिस वगैरह सर्व किए जाते हैं। उसके बाद रूल 21 में कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं कि अगर आप प्लेन फाइल करते हैं या पिटीशन फाइल करते हैं और उसके साथ डिफेंडेंट का एड्रेस मेंशन नहीं करते तो फिर क्या होगा। फिर अगर तो सूट है तो कोर्ट सूट डिसमिस कर देगी, अगर पिटीशन है तो कोर्ट पिटीशन को रिजेक्ट कर देगी और कोर्ट ये आर्डर सो मोटो भी पास कर सकती है, या अगर जो पार्टी है वो एप्लीकेशन फाइल करती है तो पार्टी की एप्लीकेशन पे भी आपका सूट डिसमिस किया जा सकता है या जो पिटीशन है वो रिजेक्ट की जा सकती है अगर आपने जो सही एड्रेस है वो मेंशन नहीं किया डिफेंडेंट का। उसके बाद रूल 21 के बाद रूल 21A को ऐड किया गया अमेंडमेंट के थ्रू। इसमें बताया गया कि अगर जो प्लेंट है उसके साथ प्लेंट की कॉपीज़ अटैच नहीं करता प्लेंटिफ, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स उसने अटैच किए हैं उनकी कॉपीज़ अगर नहीं साथ लगाता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो यहाँ पे रूल 21A पे कह रहे हैं कि यहाँ पे कोर्ट को जो आर्डर सही लगता है वो कोर्ट आर्डर पास कर सकती है। कोर्ट उसको इसमें मोस्टली ये होता है प्रैक्टिकली कोर्ट जो है वो टाइम प्रोवाइड करती है कि नेक्स्ट डेट पे तुम कापीज़ वगैरह साथ जो है वो अटैच कर दो, या इस तरीके से कोर्ट आर्डर कर सकती है। उसके बाद जो अगले रूल्स हैं 22 से लेके 25 तक, उन रूल्स को अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। उसके बाद लास्ट पे रूल 26 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और बड़ा ही ईजी रूल है। इस रूल में बताया गया है कि जब प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करेगा तो अपनी प्लेंट के साथ एक लिस्ट अटैच करेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की। उस लिस्ट में प्लेंटिफ के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम और एड्रेस वगैरह आएंगे ताकि अगर इन केस प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को लिस्ट में से देख के तो उनको एज अ पार्टी उस प्लेंट में उस सूट में ऐड किया जा सके। उसके बाद जो प्लेंटिफ है वो इस लिस्ट को अमेंड भी करवा सकता है एट एनी स्टेज ऑफ द केस। और अगर इन केस अगर ये लिस्ट अटैच नहीं करता लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की तो कोर्ट उसका सूट डिसमिस कर देगी। ये जो क्लास है डिसमिस करने वाली ये अमेंडमेंट के थ्रू बाद में ऐड की गई है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।